Assalamu alaikum, Muhammad Nazim with 28th lecture. Aaj I'm going to talk with you about interpersonal and group process approaches. But before I start touching upon this subject, let me remind you that last time I said to you I have almost completed the whole OD process cycle. In fact, I did. And that's why I said I'll take you back to the whole review of the process change and tell you where did I start from and how did I end in my last lecture, और आज मैं ये सब्जेक्ट दोबारा कहां से लेकर आ रहा हूं. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरे लेक्चर्स को जरा रिव्यू करके आइएगा, just to know where did you realize that something was missing. जिस तरह के OD process change को हमने 4 phases में डिवाइड किया हुआ था. That is, we started with entering and contracting. Then the second phase was diagnosing. Third phase was planning and implementation. And the fourth one was evaluation and institutionalization. मैंने पिछले लेक्चर में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से मैंने कहा कि ओडी प्रोसेस खत्म हो गया. अब अगर मैं थोड़ा सा आपको पुराने लेक्चर्स का जल्दी से रिव्यू कराऊं तो आपको एहसास होगा कि कहां मैंने एक चीज छोड़कर आपको कहा था कि इसको मैं दोबारा डिटेल में रिव्यू करूंगा ताकि एक दफा हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आपको पता हो कि कौन सा एरिया है जहां हमने बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसको हम फर्दर डिटेल में और पढ़ेंगे. मैंने अपने लेक्चर्स को भी चेंज प्रोसेस की तरह 3 फेजेस में डिवाइड किया. पहला फेज वो था ओवरव्यू ऑफ द ओडी प्रोसेस. Total overview to have a complete picture what is organization development. और मेरा second phase था the process of OD. OD में कौन से processes involve होते हैं. अब मैं जब आपके सामने अपने पूरे लेक्चर्स लेकर आऊंगा जो मैंने आपको पढ़ा दिए और बताऊंगा कि कहां से ओवरव्यू खत्म हुआ और कहां से OD प्रोसेस शुरू हो के मैंने लास्ट लेक्चर में खत्म किया. अब तीसरा फेज कौन सा है. The overview of the OD process started with the definition of OD. I told you the difference between the growth and development, fairly distinctive, and give a clear picture that how does the OD process differs from merely growth oriented approach. And I told you that OD is a unique change process. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वो पुराने कंसल्टेंट जो मॉडल्स हैं जिसमें हम पेशेंट डॉक्टर मॉडल भी हमने देखा, जिसमें हमने एक्सपर्टीज मॉडल भी देखा, हमने प्रोसेस मॉडल भी देखा, इससे हटकर मैंने कहा ये ऐसा मॉडल है जिसके अंदर कि हम चेंज प्रोसेस को एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं. यहां हमने टोटल साइंटिफिक अप्रोच रखी, यहां हमारी सिस्टम्स अप्रोच थी, यहां हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी. इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. फिर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द ओडी प्रोसेस और उसमें हमने वेरियस स्टेम्स ऑफ ओडी के बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की. लेबोरेटरी ट्रेनिंग, टी ग्रुप, देन वी टॉक्ड अबाउट द action research model, we talked about the feedback research model, we talked about the contemporary research model. और मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि यहां आकर आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये चेंज प्रोसेस कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मैथड से डिफरेंट. फर्दर आई टॉक्ड विद यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. व्हाट रोल डज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्ले इन द OD process. And that you must have realized by now कि मैंने
सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर बहुत एम्फेसिस ले किया। While you induct new members, they need to be socialized to know what exactly is the organizational culture. एनवायरमेंट क्या है, कौन से नॉर्म्स हैं जो कि हर बंदे ने एम्ब्रेस करके उनको प्रैक्टिस करना है। देन वी टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ प्लान चेंज। इसमें 11 चेंज मॉडल पे बात हुई, एक्शन रिसर्च मॉडल पे बात हुई, और फिर हमने कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च पे भी बात की। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओडी प्रैक्टिशनर, इंटरनल और एक्सटर्नल कौन सा चूज करना है। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ओडी सेल बनाना है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, बाहर से आएगा तो उसके क्या फवायद हैं। हमने प्रैक्टिशनर स्टाइल्स की भी बात की कि मुख्तलिफ स्टाइल्स क्या हैं। याद रहे 5 स्टाइल्स मैंने आपको बताए थे, स्टेबलाइजर, चीयरलीडर, पाथ फाइंडर, एनालाइजर और परसुएडर। ये 5 आपको याद रहने चाहिए। हमने ओडी प्रैक्टिशनर की स्किल्स और एबिलिटीज पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, और ये वो स्टेज थी जहां मैंने एथिक्स और वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। दैट वाज द लास्ट लेक्चर जहां हमने ओडी के ओवरव्यू को खत्म किया। नेक्स्ट फेज, द प्रोसेस। प्रोसेस इन द सेंस कि जब हमें पता चल गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों जरूरत है, कैसे करनी है उसकी, कौन करेगा, क्या चीजें हमने देखनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद वी वेंट इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओडी चेंज। और प्रोसेस ऑफ ओडी में हमने डिटेल में एंटरिंग और कंट्रैक्टिंग की बात की, हमने डायग्नोजिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे तफसीलन गुफ्तगू की। डायग्नोजिंग क्या है, डायग्नोजिंग का प्रोसेस क्या है, हमने परफॉर्मेंस गैप के बारे में भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें एवेल्युएट की कि परफॉर्मेंस गैप कैसे डिटरमिन करते हैं। और फिर मैंने इसी लेक्चर में आखिर में आपको ओपन सिस्टम मॉडल्स भी बताए। देन उसके बाद हमने डायग्नोजिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स के अंदर तीनों लेवल्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, ग्रुप लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर, हमने बताया कि डायग्नोजिंग कहां कहां कैसे हम करते हैं। देन इंपॉर्टेंट फेज, एंड दैट वाज द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फीडबैक क्या है। उसके अंदर 2 चीजें मैंने बहुत खास तौर के ऊपर फोकस की थी। द वन वाज द कंटेंट एंड द अदर वाज द process of feeding back. And then came the important phase, that was the designing intervention. और designing intervention में मैंने human process intervention की बात की, techno structure interventions की बात की, human resource management interventions की बात की, और strategic interventions की बात की। इस फेज को थोड़ी देर के लिए रोकिया क्योंकि मैं अभी 2 मिनट के बाद इसके ऊपर वापस आता हूं। ये वो फेज था जब फीडबैक दे दिया अपने मेंबर्स को, वी देन टॉक्ड अबाउट कि हमने इंटरवेंशन कहां और कैसे करनी है और उसको डिजाइन कैसे करना है। देन आफ्टर दिस आई टॉक्ड विद यू अबाउट लीडिंग एंड मैनेजिंग चेंज। हमने चेंज को कैसे लीड करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, विजन देना है, लोगों को हमने कैसे अपने साथ जो पॉलिटिकल उधर सपोर्ट है वो कैसे डेवलप करनी है, हमने कैसे ट्रांजिशन को मैनेज करना है, और उसके बाद हमने मोमेंटम को कैसे सस्टेन करना है, ये मैंने डिटेल में बताया। और लास्ट लेक्चर में मैंने एवैल्यूएशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात की कि जब जो चीज हम चाहते थे वो हमने इंस्टिल कर दी है, हम चेंज ले आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमने उसको एवैल्यूएट करना है कि वाकई जो हम चाहते थे वो चेंज आ गई है, और उसके बाद उसको वहां हमने फ्रीज करना है फॉर टिल सच टाइम कि हम फर्दर चेंज के लिए आगे नहीं जाते। 11th का मैं मॉडल के तहत बात कर रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि डिजाइनिंग इंटरवेंशन को मैं छोड़ रहा हूं। आज अगर आप जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं वो है इंटरवेंशन। ये वो एरिया था जहां मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी, वो मैं
फिगर आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, और यहां से आपको याद आएगा कि मैंने आपको जब यह फिगर दिखाई तो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं: स्ट्रेटेजिक इशू, टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर इश्यूज, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज एंड ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज। और ये जो इश्यूज हैं, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हमें चेंज लाने के लिए इनके अंदर इंटरवेंशंस करनी पड़ती है। अगर आप नंबर 1 ब्लॉक को देखें, ये वो ब्लॉक है जो कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस का एरिया है, और ये इंटरवेंशंस कहां होती हैं? ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज के साथ रिलेटेड है। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक डिसीजंस, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू लीड, सारे जो इश्यूज हैं इनमें जब हम इंटरवेंशन करते हैं, दैट इज रिलेटिंग टू इंटरपर्सनल एंड ग्रुप डायनामिक्स। और इसके बाद आई विल टॉक अबाउट द system wide process intervention. So today when I talk with you about process interventions, then you must know what these interventions are. And as I just said, that these interventions are to improve people's working relationship with one another. Organization में लोगों ने जब काम करना है, they really need to create a conducive, harmonious, cooperative environment. They need to help each other, and only then there will be effectivity in the organization, in the groups, or in the department. So the 4 important areas which I've just talked to you about will need interventions, और process intervention को आज हम डिटेल में देखेंगे। So process interventions are first to improve people's working relationship with one another. Second is to help work groups become more effective. And the third is to help the work group become more aware of the way it operates and the way its members work with one another. इसकी awareness और इसकी realization बहुत जरूरी। और the manager's role is very important in this aspect. The manager practicing process intervention needs to observe individuals and teams in action. और वहां वो individuals को और team को help करेगा to learn to diagnose and solve their own problems. When I say कि मैनेजर उनको फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि यहां ये मकसूद नहीं है कि मैनेजर acts like a boss, acts like a teacher. No. हमने ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना है. द मैनेजर रिफ्रेन्स फ्रॉम टेलिंग देम हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बल्कि वो उनको फैसिलिटेट करता है. सो one of the major advantages is that teams become more independent to solve problems. This is what we'll be focusing in today's lecture. मैंने अपने लेक्चर 22nd में आपको interventions के बारे में, when I talked to you about interpersonal relations and group dynamics, I said it involves 4 types of interventions. और वो हैं T group, process consultation, third party intervention and team building. आइए T group के बारे में बात करते हैं. I hope you remember T group, sensitivity training. इसको laboratory training भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है. और माइंड इट, इसके अंदर सिर्फ मेंबर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, इसके अंदर ओडी प्रैक्टिशनर भी इन्वॉल्व होता है. याद रहे जब मैंने शुरू में आपसे बात की थी द वेरियस स्टेप्स ऑफ ओडी एवोल्यूशन, वहां मैंने कहा था कि इट ऑल स्टार्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ द लीडर्स दैट हाउ कैन दे इंटरैक्ट विद देयर कम्युनिटी एंड बी इफेक्टिव. तो वहां से ये सेशन शुरू हुए थे टी ग्रुप्स के. तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हम डीपली देखेंगे कि हाउ डज टी ग्रुप्स इंप्रूव द फंक्शंस ऑफ द पीपल. इट in fact helps the members become more aware, or rather I would say not only the members, even the OD practitioner. members को भी अवेयर करता है अब उसके बिहेवियर के बारे में, और जब OD प्रैक्टिशनर उसमें पार्टिसिपेट करता है
तो टी ग्रुप्स मेक द ओडी प्रैक्टिशनर अवेयर कि किस तरह से लोग उसको परसीव करते हैं और कैसे वो क्लाइंट सिस्टम की इफेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। ओडी प्रैक्टिशनर के लिए भी अमूमन टी ग्रुप्स बड़े इफेक्टिव हैं। लोग उसको कैसे देखते हैं? एंड देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स अटेंडिंग द टी ग्रुप, दे लर्न देयर ओन बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं कि वो बिहेवियर दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है, और ताकि अगर उनके बिहेवियर में कोई खराबी है जो उनको नहीं पता, they could improve upon that weaker area and develop more effective ways of relating to people. The basic T group consists of 10 to 15 strangers who meet with a professional trainer to explore the social dynamics that emerge from their interactions. T group के अंदर सारे लोग अमूमन स्ट्रेंजर्स होते हैं। आप ये नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से सारे बंदों को लाकर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दें, नहीं। और अगर लाएंगे तो उनको आप स्प्लिट कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, क्योंकि वहां हम ग्रुपिंग अवॉइड करना चाहते हैं। देयर आर 6 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कॉमन टू मोस्ट टी ग्रुप्स। इनके गोल्स क्या हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या हासिल करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग से? 6 गोल्स। फर्स्ट, दैट इज increased understanding, insight, and self-awareness. Kaiki awareness, our own behavior, impact on others. Because उस training session में members want to know that how can they उनका behavior जो है, how is that being interpreted by others? They need to know कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। Developing an insight, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बारे में जान जाएंगे तो हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड दूसरों के साथ बदल जाएगा। दूसरा गोल यह है, इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। अपना जहां बिहेवियर हम खुद नोट कर रहे हैं, दूसरों के बिहेवियर को भी हमने देखना है कि अगला बंदा जब डिफरेंटली बिहेव करता है तो क्यों करता है, और उस सिलसिले में हम उसके वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट। आपने कम्युनिकेशन में जाना होगा कि नॉन वर्बल क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू इंटरप्रेट के बाज दफा खामोशी का क्या मतलब है। So this increases awareness and understanding of what other people are thinking and feeling. ये यहां से sensitivity group training से पता चलता है। तीसरा गोल, better understanding and awareness of group and intergroup process. Group dynamics क्या है? क्या वहां जो process involved है वो process inhibit कर रहा है या facilitate कर रहा है group functioning को? This is important. ये जानने के बाद कि मेरा बिहेवियर क्या है और दूसरों का बिहेवियर क्या है, क्या ये जो हमारा बिहेवियर है ये ग्रुप प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी। एंड द फोर्थ गोल, इंपॉर्टेंट गोल, इज इंक्रीज्ड डायग्नोस्टिक स्किल्स इन इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप सिचुएशंस। काय के लिए हम इकट्ठे हुए? टू डायग्नोस। कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कोई मसला डिस्कस करना है। तो ये फोर्थ गोल जो है पहले 3 गोल से लिंक्ड अप है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, अगर तीनों पहले ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर लें, फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। वी लर्न टू डायग्नोस, एंड द फिफ्थ इज इंक्रीज्ड एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लर्निंग इनटू एक्शन। जो कुछ हमने सीखा है वो थ्योरी नहीं है, इसको हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिवनेस, खुद कुछ हमें खुद को सेटिस्फैक्शन होगी, कुछ लोगों में इफेक्टिविटी ऑफ दैट ग्रुप नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। एंड द सिक्स्थ गोल इज इंप्रूवमेंट in individuals' ability to analyze their own interpersonal behavior, as well as to learn how to help themselves and others with whom they come into contact. तो ये 6 गोल्स जो हैं, ये आपको सेंसिटिविटी
ट्रेनिंग टी ग्रुप से ही मिलते हैं। आइए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टी ग्रुप आपसे डिस्कस करता हूं। एंड दिस एप्लीकेशन इज ऑफ एन, एज आई सेड टू यू, अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेंजर्स का टी ग्रुप है। अ टिपिकल टी ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 5 और 6 ग्रुप्स, और हर ग्रुप में तकरीबन 10 से 15 लोग होते हैं। और ईच टी ग्रुप कंप्राइजेस पीपल who have not previously known to each other। जैसे मैंने कहा था, ये अगर 10 या 15 लोग एक टी ग्रुप में हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे को ना जानते हो, पहले स्ट्रेंजर्स हो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे का बिहेवियर कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर कहीं एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे लोग आए तो उनको स्प्लिट कर देना चाहिए। यहां जो ट्रेनर है वो क्या करता है कि जब शुरू में इन लोगों को एड्रेस करता है तो वो ट्रेनर बड़ा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है, बड़ा वेग इंट्रोडक्शन देता है, कोई एजेंडा नहीं देता और लीडरशिप रोल अदा नहीं करता, मगर कुछ स्टेटमेंट्स देकर खामोश होकर बैठ जाता है। एंड देन स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, और उनको बता देता है कि आप लोगों ने खुद कंडक्ट करनी है ये मीटिंग, एजेंडा भी जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं, आफ्टर ऑल दे हैव कम विद सर्टेन प्रॉब्लम्स, नो एजेंडा, नो लीडरशिप। एंड देन ही पुल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ बैक एंड स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग। नाउ बिकॉज द ट्रेनर हैज नॉट टेकन अ लीडरशिप रोल or provided goals for the group, a dilemma of leadership and agenda is created. Very interesting. जब 15 लोग बैठे हुए हैं और लीडर कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, इमेजिन कीजिए क्या होगा। द ग्रुप फर्स्ट मस्ट वर्क ओन वेज आउट, अपने मेथड्स एस्टैब्लिश करेगा। दैट फर्स्ट इट मस्ट फिल द वॉइड left by the lack of leader or a group objective। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एजेंडा भी कोई नहीं है, लीडर भी कोई नहीं, अब आप देखेंगे एवरीबॉडी विल जंप इनटू इट। और कुछ ऐसे लोग जिनको लीडरशिप का बड़ा शौक होगा, दे विल जंप इनटू इट। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू टेक अप द लीडरशिप रोल। सो द इंडिविजुअल्स बिहेवियर बिकम्स द बेसिक डाटा फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब सबसे पहली क्या चीज है, सब लीडरशिप के लिए लड़ रहे हैं और वहां से बड़ा डाटा मिलेगा। वो डाटा क्या कि 15 के 15 लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिएक्ट क्या कर रहे हैं, बिहेवियर क्या है उनका। ओडी प्रैक्टिशनर पीछे बैठा ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे ये ग्रुप स्ट्रगल करता है और जैसे इंडिविजुअल मेंबर्स ट्राई आउट करते हैं डिफरेंट बिहेवियर और रोल्स, और उनमें से सारे कामयाब तो नहीं होते, तो ये नोट करता रहता है। One T group member might take a number of direct, forceful and unsuccessful attempts to take over the leadership role। 15 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कि चौधरी बनना चाहता है और वो अटेम्प्ट्स करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, ओवर पार करने की कोशिश करेगा। अब ये बैठा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। फाइनली जब वो शख्स देखता है कि एवरी टाइम ही और शी अटेम्प्ट्स और दूसरे लोग उसे रिबट कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो क्या करता है, खामोश होकर पीछे बैठ जाता है। एंड देन सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। टिपिकल ग्रुप बिहेवियर। सो ग्रुप मेंबर्स माइट ऑब्जर्व दैट दिस पर्सन हैज 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ वर्किंग विद अदर्स। One style is unsuccessful, he or she adopts the other, and that is withdrawal। एक स्टाइल ये है कि वो अनसक्सेसफुल हो गया है और दूसरा ये है कि वो विड्रॉ कर जाता है। द ट्रेनर यहां विल मेक एन इंटरवेंशन, मेक एन ऑब्जर्वेशन, मेक अ कमेंट टू द ग्रुप अबाउट देयर बिहेवियर एक्टिविटीज। उनको बताएगा ट्रेनर कि यहां आप ये इस तरह से कर रहे हो। यूजुअली द ट्रेनर एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड what is going on in the group, their own feelings and behaviors, and the impact their behavior has on themselves and others। वो लोगों को बताता है, पॉइंट आउट करता है आप कैसे बिहेव कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर इंपैक्ट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली बताता जाता है। द एम्फेसिस ऑन ओपननेस,
and creating in a supportive and caring environment enables the participants to gain insight into their own and others' feelings and behavior. क्योंकि जब तक openness और supportive और creative environment नहीं होगा, तो लोग will not be able to have an insight कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, क्या चाहिए. So a better understanding of group dynamics also can make them more productive individuals. ये इस तरीके से जब वो अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट कर देता है कि देखो तुम लोगों ने इस तरह से बिहेव किया है, एक अटेम्प्ट करता है लीडरशिप की, दूसरा उसको रिफ्यूज करता है, वो विड्रॉ कर जाता है, और फिर अटेम्प्ट करता है, दोबारा इंतजार करता है मैं क्या करूं, दूसरे की बात सुनने की कोशिश नहीं करता. So this process goes on, and that's how in sensitivity training each individual is made to realize group dynamics क्या हैं और उनके individual roles क्या हैं. Now you understand, जब मैंने शुरू में लेक्चर्स के अंदर sensitive training T group की बात की और मैंने आपको बताया था it really transformed the people, and it is really a very transforming exercise. कभी आप जब ग्रुप में बैठें तो मेरी ये बातें याद रखिएगा, ऑब्जर्व करें और देखिए कि लोग कैसे बिहेव करते हैं. अगर आप अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर देंगे, पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू बेटर. आइए हम अब दूसरे एरिया में आ जाते हैं, एंड दैट इज द प्रोसेस कंसल्टेशन. नाउ प्रोसेस कंसल्टेशन इज अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट ह्यूमन रिलेशनशिप. When we talk about, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि we intervene into our system, communication, decision making. तो ये जो process change है, this overall gives you a framework, but it's more of a philosophy rather than a set of techniques aimed at helping the managers. नहीं, techniques नहीं देती, but overall gives you a philosophy. लोगों को, members को, group को to assess and improve processes. कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करना है, टास्क परफॉर्मेंस. तो पहली चीज जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए कि प्रोसेस कंसल्टेशन में फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. द प्रोसेस कंसल्टेंट वर्क्स टू डेवलप रिलेशनशिप्स, ऑब्जर्व्स ग्रुप्स एंड पीपल इन एक्शन, helps them diagnose the way they are carrying out tasks, and helps them learn how to be more effective. Okay? इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए. यहां मैं चलते चलते, क्योंकि मैंने बाद में आपको टीम बिल्डिंग पे भी बात करनी है, तो यहां और लिटरेचर में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये टीम बिल्डिंग को प्रोसेस कंसल्टिंग के साथ टाई अप कर देते हैं. And often students get confused. Here I need to clarify that process consultation is concerned with establishing effective, healthy relationship, helping relationship throughout the organization. Or team building jo hai, it's explicitly focusing on group performance and of course their two relationship. So team building consists of process consultation, but this, when I talk about the process consultation, it is organization-wide. Process consultation deals primarily with 5 important interpersonal and group processes. पहला है communication, दूसरा है functional roles of group members, तीसरा है problem solving and decision making, fourth is group norms, and the fifth one is the leadership and authority. आइए हम जरा कम्युनिकेशन के बारे में बात करें. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दिस इज व्हाट रियली इज meant to run the machinery smoothly. किसी ऑर्गेनाइजेशन को में कम्युनिकेशन नीड टू बी वेरी स्मूथली being laid, ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम्स ना आए. One of the process consultants' areas of interest is the nature and style of communication at both the overt and covert levels. When I say overt and
कोवर्ट लेवल के ऊपर ओडी कंसल्टेंट देखता है, वॉच करता है कि ओवर्ट लेवल मींस openly, something which is open, something which is people can know about, and covert is hidden. Covert is something which is not on the surface. At the overt level, communication issues involve who talks to whom, कितनी देर बात करता है, और how often does one talk. So it is like keeping a time log. अब एक मीटिंग हो रही है, उसके अंदर बॉस इज इंटरैक्टिंग विद हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। 1 घंटे की मीटिंग के अंदर अगर 55 मिनट बॉस बात करता है और 5 मिनट उसका डेप्यूटी बात करता है और बाकी लोग खामोश रहते हैं, तो कम्युनिकेशन लेवल जो है वो क्या है आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। ओडी कंसल्टेंट इन चीजों को नोट करता है। टाइम लॉग, बाय कीपिंग अ टाइम लॉग the consultant can note who talks and who interrupts. इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज और दूसरे नॉन वर्बल बिहेवियर भी बहुत इंफॉर्मेटिव तरीका है टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हेन आई से बॉडी लैंग्वेज, मीटिंग के अंदर कुछ लोग हाथ बंद करके बैठे हुए हैं ऐसे, some are leaning back, आराम से बैठे हुए हैं, no one is bothered, because when you are taking interest in the meeting you immediately lean forward. और अगर आप leaning backward, non-verbal clues आपके बता देंगे how much interested you are in the communication process. यहां the manager uses several techniques to analyze the communication process in a workshop or in a work group. कौन सी मैनेजर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगा कम्युनिकेशन को जानने के लिए? पहला, वो ऑब्जर्व करे, दैट इज हाउ ऑफन एंड हाउ लॉन्ग डज ईच मेंबर टॉक ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। इफेक्टिव मैनेजर को नोट करना चाहिए कि उसके ग्रुप के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायलॉग में, कितनी देर बोलते हैं। कीप अ रिकॉर्ड दैट हु टॉक्स टू होम। सेकंड इज आइडेंटिफाई, दैट इज हु आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिसनर्स इन द ग्रुप। पता चल जाएगा उसको कि कौन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। फिर इंटरप्शंस को देखे, हु इंटरप्ट्स होम, is there a pattern in interruption, what are the apparent effects of the interruptions। अगर एक मैनेजर ये सारी चीजों को नोट करेगा और बाद में फीडबैक दे अपने ग्रुप के मेंबर्स को कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, आप मीटिंग में इस तरह से बिहेव करते हैं, an effective way of increasing the communication level लोगों के अंदर। ये मैंने कहा था ये ओवर्ट तरीका है। कोवर्ट तरीका क्या है? एट द कोवर्ट और हिडन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन समटाइम्स वन थिंग इज सेड बट अनदर मेंट, दस गिविंग अ डबल मीनिंग। बाज दफा लोग क्या कुछ रहे होते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। आप ग्रुप में ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन आई एम शोइंग यू अ डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज द जौहरी विंडो मॉडल, which is a technique for identifying interpersonal communication style। क्योंकि मैं इस वक्त आपको कम्युनिकेशन में डिटेल में बता रहा हूं, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि आपने ओवर्ट बिहेवियर, जो ओपन बिहेवियर है, जो एविडेंट बिहेवियर है, उसमें कैसे इफेक्टिविटी पैदा करनी है, और जो कवर्ट बिहेवियर है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मैंने बात शुरू में की थी इंटरपर्सनल और ग्रुप डायनेमिक्स बोथ लेवल के ऊपर हमने काम करना है। तो यहां ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, जो मॉडल दिखा रहा हूं जौहरी विंडो, ये टेक्निक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टाइल की। दिस मॉडल प्रेजेंट्स अ 4 सेल फिगर। आपको 4 सेल नजर आ रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। एक इंडिविजुअल का दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसे, तो ये चारों सेल वो 4 डिफरेंट पोजीशंस इंडिकेट कर रहे हैं। ईच सेल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज about oneself and illustrates the quality of interpersonal communication process. That is, हर सेल जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
ये क्योंकि ये एक इंटरपर्सनल मॉडल है, जौहरी मॉडल, आपने नंबर 1 में देखा है मैंने पब्लिक एरिया लिखा हुआ है, दूसरे में मैंने ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया और क्लोज्ड एरिया। हमारी पर्सनालिटी में ये चारों एरियाज हैं। पहला, व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट पब्लिक एरिया, दिस इज द एरिया of our public image and of the interaction which involves mutually shared perceptions. ये shared perceptions क्या हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि ये हमारा ये पब्लिक एरिया है, ये वो मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो मैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। मेरा बिहेवियर, माय थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूं और लोग बता सकें कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या फील करता हूं, तो दैट इज द एरिया जहां मैं लोगों के साथ बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूं। इसीलिए इस एरिया पे अगर आप देखें तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, नोन टू वन सेल्फ, एन इंडिविजुअल नोज एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट which is known to others as well. यहां हमारे shared perceptions हैं, जो मैं अंदर से हूं वही मैं बाहर हूं। लोग मेरे साथ कॉन्फिडेंस के साथ, लोग मेरे साथ डिपेंडेबिलिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जो हर शख्स के अंदर मौजूद है। दूसरा एरिया जो सेकंड सेल, मैंने कहा कि दैट इज द सेल नंबर 2, यहां कम्युनिकेशन कन्वेज डबल मैसेजेस, दैट इज दिस इज द ब्लाइंड एरिया। मेरी जात में कई ऐसे एरियाज हैं जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं, लेकिन लोग बेहतर जानते हैं। लोग कभी कभी मेरे बारे में बेहतर रिपोर्ट दे सकते हैं जिसके बारे में मैं टोटली अनअवेयर हूं। और यही चीजें, इसी वजह से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में आपने गौर किया होगा जब मैंने कहा था लोग आपके बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दिस एरिया। आप कहेंगे मैंने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन लोगों ने आपको किसी और तरीके से इंटरप्ट किया। तो ये वो ब्लाइंड एरिया है जहां आप समटाइम्स डू नॉट नो व्हाट इज दैट यू आर डूइंग, हाउ आर यू बिहेविंग विद पीपल। दैट इज मैनरिज्म और हैबिट्स जो आपकी हैं, you may be unaware of, but others discover easily. आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप किसी से बात कर रहे हैं, the other person says you are angry. No, I'm not angry. You're embarrassed. No, I'm not embarrassed. आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे गुस्सा तो आया नहीं, मैं तो नॉर्मल हूं। वो कहेगा जी आप इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे नहीं मैं इमोशनल तो हूं ही नहीं। यहां दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा बॉस वो परहैप्स बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, हर दफा टूर पे जाता है, तो अपने ग्रुप मेंबर्स को कहा जाता है कि मेरे बाद सिस्टम को बिल्कुल जैम मत कर देना, डिसीजंस लेते रहना, जस्ट लाइक तुम ये समझो कि मैं इधर हूं, बट कीप ऑन मूविंग थिंग्स, डू टेक डिसीजंस। हफ्ते बाद जब वापस आता है पता लगता कोई डिसीजन नहीं लिया गया। क्यों? कि वो लोग जानते हैं कि अगर उसकी एब्सेंस में डिसीजन ले लिए वो बड़ा नाराज होगा। बिकॉज एक्चुअली जब वो कहता है कि मेरी एब्सेंस में डिसीजन लेना, उसका मतलब है कि वैसे ही डिसीजन लेना जैसे मैं लूंगा। और अगर आपने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिए, he will be annoyed, he or she for that matter. Means डबल मैसेजेस हैं ये, but people know, people understand कि मेरा बॉस क्या चाहता है। So therefore ये ब्लाइंड एरियाज हैं, and we have to be aware of the blind spots through feedback and information about our behavior. ऐसे लोग जो कि अपने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, क्योंकि ये वो एरिया है हमें अपने बारे में नहीं पता होता, अगर हम फीडबैक लेते रहें और लोगों को कहें हमें बताओ मैं कहां गलत कर रहा हूं, अगर हम रिसेप्टिव हैं उस फीडबैक, यू विल बी अ गुड मैनेजर, यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स व्हाई ये जो पब्लिक एरिया है, मैंने जहां ऊपर एरो लगाया हुआ है,
रिसीव फीडबैक, जितनी ज्यादा फीडबैक वो रिसीव करेंगे और ये उतना ही पब्लिक एरिया बढ़ता जाएगा और ब्लाइंड स्पॉट कम होता जाएगा. नाउ यू अंडरस्टैंड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, ग्रुप डायनामिक्स में एक ओडी कंसल्टेंट इस एरिया में काम करता है. वो देखता है कि हर इंडिविजुअल का ब्लाइंड एरिया कौन सा है, एंड देन मेक्स द पर्सन रियलाइज दैट यू नीड टू गेट अ फीडबैक, ताकि यू शुड गेट टू नो अबाउट योर बिहेवियर. यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जब आपको अपने ब्लाइंड एरिया के बारे में पता चल जाएगा, आप लोगों से अपने बारे में क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हो जाएंगे. एंड दैट इज व्हाट विल इंप्रूव योर इफेक्टिविटी एज एन इंडिविजुअल. यू बिकम अ बेटर लीडर. तो इसका मतलब है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, ग्रुप डायनामिक्स में हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहिए, ताकि हमारा पब्लिक एरिया बढ़े और ये ब्लाइंड एरिया हमारा कम हो. नाउ कमिंग टू द थर्ड एरिया, which is the closed area. Closed area is a protective facade intended to protect the ego of self-image. That is, ये वो एरिया है कि मैं अपने बारे में लोगों को बताना नहीं चाहता. And especially when I come across individuals, मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूं. मैं अपने ईगोइस्टिक होते हुए मैंने एक फसाड, एक चेहरा ओढ़ा हुआ है. मैं जाहिर करना चाहता हूं कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूं, अंदर से बहुत जालिम हो सकता हूं. तो दिस इज द एरिया विच इज नॉट नोन टू अदर्स. एंड इन ग्रुप फंक्शनिंग, आप जब तक अपने आप को लोगों के साथ एक्सपोज नहीं करेंगे, लोग आपके बारे में नहीं जान सकेंगे. कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी. मैंने जहां आपको कहा था कि आपने पब्लिक एरिया हॉरिजॉन्टली मूव करके फीडबैक लेकर उस एरिया को इंक्रीज करना है, आपने वर्टिकली मूव करके नीचे अगर इस क्लोज एरिया को भी आप इंक्रीज कर लें, तो क्या होगा कि दिस इज द डिस्क्लोजर ऑफ वन सेल्फ. आप अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं स्ट्रेंजर्स से कि दिस इज व्हाट आई एम, ताकि लोग आपके करीब जल्दी आए. अगर आप लोगों के साथ अपने में शील्ड रखेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे, इंसुलेट करेंगे, लोग आपके करीब आना नहीं पसंद करेंगे. बट डिस्क्लोज योरसेल्फ, अपनी कैरेक्टर्स बताएं, अपने ट्रेट्स बताएं दैट यू आर अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. क्लोज एरिया को हमने कम करना है. सच पीपल इन द वर्क ग्रुप मे नॉट शेयर बिकॉज दे आर इगोइस्टिक, दे डू नॉट फील सेफ, दे फील थ्रेटेंड. ये हमने ग्रुप में चीजें, इनके ऊपर काम करना है. बाय रिवीलिंग वन सेल्फ, आपकी डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ती है. नाउ यू अंडरस्टैंड कि देखिए, ये अब जौहरी विंडो मॉडल, आई होप यू मस्ट हैव लर्न्ड अबाउट दिस अर्लियर, बट लेकिन ये मेरे सब्जेक्ट एरिया के साथ इस वक्त रिलेटेड था, तो मैं आपको, मेरे लिए बताना ज्यादा मकसूद था कि हमें ग्रुप फंक्शनिंग के अंदर हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है, हमें वर्टिकली मूव करना डाउनवर्ड, ताकि हम अपना क्लोज एरिया कम करें, हम अपना ब्लाइंड एरिया कम करें. एंड माइंड इट, ये जो पब्लिक एरिया है, लार्जर द एरिया मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल बी. द फोकस इज टू इंक्रीज द पब्लिक एरिया. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सेल, दैट इज, दिस इज एन अननोन एरिया. ये वो एरिया है कि जहां मुझे अपनी जात के बारे में भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता. आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? Yes, there are some unconscious things deeply embedded in. कुछ ऐसी मेरी repressed feelings हैं, ऐसी feelings हैं मैंने दबा के रखी हुई अंदर. कोई hidden aspects of my personality है जो कि मुझे भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता. लेकिन जब मैं इंटरेक्ट करता हूं और लोग मुझे बताते हैं यू आर अ वेरी गुड एक्टर, मुझे तो पता ही नहीं. मगर यहां हम कम्युनिकेशन में we do not deal with this area. This is a very psychological area where psychologists work with people to explore. So therefore हम चौथे सेल को टच नहीं करते, unknown area, because यहां खुद को भी नहीं मालूम और लोगों को भी नहीं पता.
लेकिन 3 जो सेल जिसके बारे में मैंने आपसे तफसीलन गुफ्तगू की, आपने आज के बाद इन एरियाज पे काम करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आपने अपना पब्लिक एरिया जितना से जितना ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे, उतने ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो। आपने लोगों से फीडबैक लेनी है, आपने लोगों से डिस्क्लोजर करना है अपने आप को। इसलिए आपने वो देखा कि डिस्क्लोजर ऑफ वन सेल्फ का एरो इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द receiving feedback is horizontally. So you have to be aware of your blind spots, and this is only through feedback and information about your own behavior. आज मैंने I'm going to finish my lecture here, क्योंकि इसके बाद जो अगले एस्पेक्ट हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज जो एरियाज जिस पे मैंने तफसीलन गुफ्तगू की, एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड यू टू कन्वर्ज योर अटेंशन इन दीज 2 एरियाज, स्पेशली मैंने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पहले भी कर चुका हूं आपसे, और आज मैंने टी ग्रुप्स में की, कि आप ऐसे ग्रुप्स में जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करें जहां लोग आपको बता सकें कि आपके बिहेवियर को वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एंड इफ फॉर्चुनेटली यू कुड कम अक्रॉस अ ट्रेनर who could make the observations and guide the group as a whole, it's really going to be very productive. Unfortunately, as I said to you earlier, कि कुछ कल्चर्स में, कुछ सोसाइटीज में अभी तक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो वर्कशॉप्स हैं वो इतनी प्रमोट नहीं हो सकी, क्योंकि इट्स अ प्योरली वेस्टर्न आइडिया where people really want to know about themselves, और वहां कंजर्वेटिव नहीं है। People, if you find something lacking in your boss, you should have the courage to say, but how many of us can really do it? As I said to you earlier, कि अगर बॉस आपको कह के भी जाएगा कि ये काम कर लो, आप डरते रहेंगे, आखिर में पता नहीं my boss is rather serious or not, or he's just testing me, और अगर मैं कहीं गलत ले लूं डिसीजन, I'm going to be penalized. So what really need to be exercised by you, and only you can do it, that whatever I have told you, whatever I have taught to you in my today's lecture, start experimenting, and especially focus on the Johari window model. अपने वीकर एरियाज को देखें, लोगों से कहें कि आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बताएं, लोगों से अपने बारे में फीडबैक लें, और indulge in disclosing yourself, sharing your ideas, your thoughts, feelings with people, especially with strangers, and then you will see how do they react. तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल सकेगा। दूसरी चीज जो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आज के लेक्चर में कही, कि स्पेशली सी टू इट कि व्हाट आर दी नॉन वर्बल क्यूज। लोग मीटिंग में कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कहां कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आप अभी से नोट करना शुरू करें। चाहिए जाए कि आप खुद अपने बिहेवियर के बारे में भी अपने आप को अवेयर रखें, दूसरों को ऑब्जर्व करें, बिकॉज टुमारो यू वुड बी इन अ पोजीशन एट अ लीडरशिप रोल वेयर यू वुड बी डिमांडेड बाय योर जॉब, योर पोजीशन, टू हैंडल सच पीपल, सच ग्रुप्स, कि जहां वो अपने आप को
पुल बैक ना करें। With these few words, I'm going to conclude my today's lecture. इंशाल्लाह मैं प्रोसेस कंसल्टेशन के बाकी एस्पेक्ट्स पे अगली दफ़ा आपको तफसीलन और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बट प्लीज़ डू कम प्रिपेयर्ड, मेरे लेक्चर्स को देख लीजिएगा और जो चीज़ आज नहीं समझ आई वेबसाइट पे जाकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। होप यू एंजॉयड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।